फिर आप बताइए थी कि हम अपने हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं। एक तो ये कि अगर कोई हमने घरेलू कोई ट्रीटमेंट लेनी है, कोई दवाइयाँ लेनी है, कोई मल्टीविटामिन्स लेनी है, तो उसके बारे में बता दें। और ये जो हेयर नेल की हम जो स्किन की खा रहे होते हैं गोलियाँ, मल्टीविटामिन्स खा रहे होते हैं, क्या सही है? अच्छा फिज़र, सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन कॉज जो मैंने हम देखी है ना, ख़ासतौर पे बच्चियों में जो आती है, एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एक होता है हमारे यहाँ पैलर होता है, एनीमिया होता है, या आयरन डेफिशिएंसी होती है, यानी खून की कमी होती है। तो ये आप देखते किसी को बता भी सकते हो भाई तुम बड़े पीले लग रहे हो, तो जो वो पेलनेस होती है ना, दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी या खून की कमी। तो उसमें आप आयरन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दो तो बालों का गिरना रुक जाता है। ठीक है, जैसे बचपन में हम सर्विक्स जी लेते थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी मगर अभी ले लिया। जी, सर्विक्स जी में भी आयरन होता है, उसमें जिंक होता है। जो जिंक है ना, वो बालों के लिए, हम पहले भी जिंक पे बात कर चुके हैं, बालों, स्किन, नेल्स के लिए जिंक बहुत अच्छा है। और जिनको जिंक डेफिशिएंसी होती है उनके भी बाल बहुत गिरते हैं। तो जैसे डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं बाल गिरने की, तो उनमें से एक कॉज जिंक डेफिशिएंसी है, एक कॉज आयरन डेफिशिएंसी है, एक कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ फिर दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों को डायबिटीज़ की वजह से गिर रहे हैं। तो वो 100 डिफरेंट कॉजेज़ हैं बाल गिरने की। तो उसमें हमें फाइंड आउट करना होता है कि आपकी कॉज कौन सी है। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें एक दफ़ा। लेकिन अगर घर में कुछ कर सकते हैं, किसी को लगता है कि उसका पीलापन है, जैसे आपको हाथों से पता चल जाता है, हाथ हमारे हमेशा रेड होते हैं, हल्की सी पिंकिश ह्यू होती है। अच्छा। तो अगर आप एक नॉर्मल बंदे के साथ मैच करें और आपके हाथ थोड़े जैसे ज़्यादा पीले हों, तो इट इज़ आयरन डेफिशिएंसी। या फिर अक्सर आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, वो कहते हैं ऐसे करके दिखाएं। ठीक है, तो हम ये जो नीचे वाला पोपोटा होता है ना आँख का, इसमें हम पेलनेस चेक कर रहे होते हैं। अगर ये इतना रेड नहीं है, ये इसमें पेलर है, तो आप ज़रूर आयरन सप्लीमेंट्स लें। उसमें सर्विक्स जी भी हो सकता है, उसमें फीफोलवेट भी हो सकता है, उसमें आइब्रिड फॉलिक भी हो सकता है, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं आयरन सप्लीमेंट्स। मेरी तो है ही पीली है ना, तो फिर सीबीसी आपका होगा कोई 10 HB होगा तकरीबन, जो मुझे इधर से थोड़ा सा नजर आए। तो मुझे भी देख के फील हो 10-11 शायद हो। लेकिन एक्चुअली तो आपको सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड पिक्चर जब हम कराते हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है HB। HB इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा। तो जब आप हीमोग्लोबिन देखें कि आपका 12 से कम है, तो फिर आपको आयरन सप्लीमेंट्स लेने हैं। अच्छा, तो हम डॉक्टर के पास, अगर ये सारे सिम्टम्स हमें चल रहे हैं, किसी को भी चल रहे हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाने से पहले जो टेस्ट हैं ये करवा लें। इसमें एक आपने बताया कि सीबीसी करवाना है, दूसरा जी, एक सीबीसी कराना है, एक आपने सीरम फेरेटिन चेक कराना है। फेरेटिन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में आयरन के स्टोर्स कितने हैं। अच्छा। ठीक है, HB तो एक सामने हमें नज़र आ रहा है कि आयरन बन के आपके ब्लड में आ चुका है। ओके। एक वो तो बड़ी लेट कम होगा, उससे पहले पीछे स्टोर्स ख़त्म होते हैं, गोदाम में से ख़त्म होता है चीज़, तो वो फेरेटिन है। सीरम फेरेटिन बताएगा कि आपके पास कितने स्टोर्स रह गए हैं आयरन के। ठीक है। अच्छा। फिर आपने कराना होता है विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी बाल बहुत गिरते हैं, तो सीरम विटामिन डी कराएं। इसके अलावा जैसे हमने अभी बात की थायराइड के प्रॉब्लम्स की वजह से बाल गिरते हैं, तो सीरम TSH इज़ थायराइड हार्मोन, तो आप TSH करा लें। ठीक है, ये। और 5वां होगा ख़वातीन में सीरम टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल हार्मोन होता है। जब फीमेल्स में मेल हार्मोन बढ़ता है टेस्टोस्टेरॉन, तो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। अगर ये 5 चीज़ें हम करा लेंगे ना, तो हमें एक जनरल गाइड मिल जाती है कि ये कौन सी प्रॉब्लम है, आयरन डेफिशिएंसी है या हार्मोनल इम्बैलेंस है या क्या चीज़ मसला क्या है। अगर इसमें से कोई कॉज मिल जाए तो वो ट्रीटेबल है, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं मेडिसिन के साथ। लेकिन अगर हमें ऐसी कोई कॉज नहीं मिलती, तो फिर हमें डिफरेंट स्प्रेज और डिफरेंट चीज़ें या PRP या एक्सोसोम्स वो तब आते हैं जब आपकी कोई रूट कॉज नहीं निकली और हम कहें कि ये इडियोपैथिक है, इसी कोई समझ नहीं आ रही कि इसकी वजह क्या है, तो अब हम सिर्फ बालों को स्टिमुलेट करेंगे विद PRP और एक्सोसोम्स और लाइट थेरेपीज़, तो उससे भी बाल भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये जो मर्दों के स्किन के इश्यूज आते हैं, तो ये इनको किस वजह से आते हैं? उनको तो आपको पता है हेयर फॉल भी बहुत जल्दी आ जाता है, तो इनका क्या रीज़न होता है जब हार्मोन्स का रीज़न नहीं है? तो मर्दों के भी हार्मोन्स ही उनके बाल गिराते हैं। अच्छा। टेस्टोस्टेरॉन जो है ना, अच्छा। ये ख़वातीन में भी बाल गिराता है। और मर्दों का जो गंजपन, आप क्यों मर्द इतने आपको गंजे नज़र आते हैं, वो उनका अपना टेस्टोस्टेरॉन है जो कि एक ख़ास हार्मोन में कन्वर्ट होता है DHT में। और वो ये वाले आपका जो ये वाला एरिया होता है और पीछे जो ऑक्सीपिटल एरिया है, ये प्रोन होता है, हार्मोन प्रोन होता है, यहाँ से बाल झड़ते हैं। जैसे आपका DHT ज़्यादा होता है तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ तो इसमें जीन्स भी हैं, जैसे ख़ानदानी भी होता है, कुछ लोगों के ख़ानदान में गंजपन चलता है, लेकिन ख़ास तौर पे मेल्स में उनके हार्मोन्स बाल गिराते हैं।
इससे इसकी सारी ट्रीटमेंट्स जो होती हैं वो एंटी हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो इनको भी अपने यही टेस्ट करवाने पड़ेंगे जो औरतों को आप नहीं, बता रही हैं, या उनके लिए कुछ किसी और? टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि उनको टेस्टोस्टेरोन का मसला है। उनको डायरेक्ट हम मिनॉक्सिडिल स्प्रे पे डाल देते हैं कि पहले स्प्रे लगाएं। स्प्रे से अक्सर अच्छे बाल जो हैं, अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हैं तो बाल गिरना रुक जाते हैं, 3 to 6 मंथ्स में नए बाल आना शुरू हो जाते हैं। अगर अब खाली स्प्रे से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर हमें कुछ खाने वाली दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती हैं जो कि एंटी हार्मोन्स होती हैं, जो सिर्फ वो स्पेसिफिक हार्मोन पे काम करती हैं। जब हार्मोनल चेंजेस में सबसे मोस्ट कॉमन जो हमने नाम अक्सर सुना हुआ है, दैट इज़ PCOS, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये प्यूबर्टी के बाद, यानी कि जब भी बच्चियाँ जवान होती हैं उसके बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन पहले 1-2 साल में इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। तो 2 से 3 साल के अरसा के बाद यूजुअली जाके ये डायग्नोज होता है, किसी भी एज में हो सकता है। दूसरा ये कि 30s में जाके ये आपके ओवरवेट कैटेगरी के साथ ज़्यादा लिंक्ड हो जाता है। जैसे जैसे आप वेट गेन करना शुरू करते हैं तो 30s के बाद वैसे भी आपकी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, और वेट गेन के साथ आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, और इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आप जा रहे हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ये मतलब है कि जैसे ही आप वेट गेन करना शुरू करते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, डायबिटीज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ना शुरू राइट आफ्टर 30s? राइट आफ्टर 30s, और या जब भी आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो उसके और ये साथ मर्द औरत दोनों में? ये ज़्यादा हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मर्दों में तो फीमेल हार्मोन्स होते ही नहीं है, तो हम फीमेल हार्मोन्स के इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। मर्दों के टेस्टोस्टेरोन ऑलवेज नॉर्मल रहते हैं, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो ये औरतों को फेस करना पड़ता ये है? औरतों को फेस करना अच्छा, इसमें फिर बॉडी में बाल आ जाना बहुत ज़्यादा, फिर ये कुछ हेयर लॉस का इश्यूज भी जो सुनने में आता है, वो भी इन्हीं रीजंस? जी बिल्कुल, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इसमें। सबसे पहले जो सिम्टम आपको आते हैं वो तो इरेगुलर साइकिल्स का होता है, लेकिन आप देखें कि स्किन पे क्या आता है, तो उसमें आपके सर से बालों का झड़ना और चेहरे के ऊपर अनवांटेड फेशियल हेयर का आना, जैसे कि दाढ़ी वाले एरिया में, मोस्टैच एरिया में, ऐसे इसको हम कहते हैं मेल पैटर्न के तरह के आपके बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे दाढ़ी में मर्दों में बाल होते हैं, ख़वातीन में नहीं होते, लेकिन उनके आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह मोस्टैच एरिया में, इसी तरह आपकी चेस्ट के ऊपर या एब्डोमेन के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं। हिर्सुटिज्म इसको कहते हैं। एक ये बहुत बड़ा साइन है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। दूसरा, जॉ लाइन के ऊपर एक्नी आना शुरू हो जाती है, लोअर फेस एक्नी। ये कील मुहासे से निकलना इवन लेट एज में, जैसे 30s में हमने देखा है आजकल एक्नी बहुत कॉमन है, तो वो सबसे उसकी बड़ी वजह जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसके अलावा सर में गंजपन शुरू हो जाता है, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, ये जो सेंट्रल मांग होती है ये वाइड होना शुरू हो जाती है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये इसका बहुत बड़ा। एक फिर सिबोरिया, जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं, एक ऐसी डैंड्रफ शुरू होती है कि ख़त्म ही नहीं होती, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ जगहों पे डार्कनेस शुरू हो जाती है, आपकी गर्दन के पिछले एरियाज़ जो हैं वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं, बगलें डार्क होना शुरू हो जाती हैं, तो आपकी ओवरऑल जो सारी स्किन का टेक्सचर है वो डार्क और वेलवेटी होना शुरू हो जाता है। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस। बॉडी को ड्राई भी होती है फिर उसके बाद, या फिर ड्राइनेस भी होती है, क्योंकि देखें हमारे जो फीमेल हार्मोन्स हैं ना वो मॉइस्चराइज्ड रखते हैं, वो आपकी स्किन को यंग रखते हैं, मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रखते हैं। जैसे ही इम्बैलेंस शुरू होता है तो ड्राइनेस के मसले शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक कॉमन वो सिम्टम है जो कि हमें देखने को मिलता है हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ। अब अगर किसी को इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं हार्मोन्स के, तो फिर तो उसको पहले तो इन चीज़ों का कॉज का पता करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट जाके PRP या फिर कोई अगर मेडिकेटेड हमें स्प्रे सर के लिए मिलते हैं वो, या फिर एक्सोसोम्स जो है उसको नहीं ले सकते हैं ना, या ले सकते हैं? नहीं फिज़ा, बिल्कुल। देखें, एक प्रोटोकॉल होता है। एक अगर हेयर फॉल है या जॉ लाइन एक्नी आ रही है या आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स दे रही है कि मेरा हार्मोन इम्बैलेंस है, ये 4 सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं ना, सर से बाल गिर रहे हैं, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, चेहरे पे एक्नी आना शुरू हो गई है, वेट गेन शुरू हो गया है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी ने सिग्नल्स देना शुरू कर दिए हैं कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है। अब फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराएं, उसके लैब टेस्ट कराएं कि आइदर वाकई ही आपके हार्मोन इम्बैलेंस है या नहीं। और वो टेस्ट होते हैं, वो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो फर्स्ट एंड सेकेंड डेज ऑफ पीरियड पे किए जाते हैं। LH, FSH, सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन, और उसके साथ एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है पेल्विक एरिया का, ताकि हम ओवरीज में देखें ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, सिस्ट नज़र आ रही हैं ओवरीज में या नहीं। अब ये 3 चीज़ों पे हमने बात की, एक सिम्टम्स हैं, दूसरे लैब टेस्ट हैं और तीसरा अल्ट्रासाउंड है। इनमें से 2 चीज़ें पॉजिटिव हो जाएँ तो आपको कन्फर्म हो जाता है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है या हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो उसको फिर ट्रीट करने के लिए मेडिकेशंस होती हैं, और इसका इलाज हमेशा शुरू होता है वेट रिडक्शन के साथ। अगर आप ओवरवेट हैं तो जो सेंट्रल ओबेसिटी है, आपकी एब्डोमेन के ऊपर जो फैट्स होती हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत बड़ा बायस बनती हैं, क्योंकि यहीं से इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होती है, यहीं से सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम स्टार्ट होता है।
तो सबसे पहले हम ये कहते हैं घर में क्या कर सकते हैं आप कि 30 मिनट्स की वॉक डेली इनकॉर्पोरेट करें अपने रोज़ाना की रूटीन में। और इसमें ये मत समझें कि जो मैं 30 मिनट या 2 घंटे किचन में खड़ी रहती हूँ दैट इज़ एग्जॉशन। वो एग्जॉशन नहीं है, वो सिर्फ फटीग है, ठीक है। तो अपने लिए टाइम निकालें, आधा घंटा मॉर्निंग में या शाम में ज़रूर ब्रिस्क वॉक पे जाएं। उससे आपकी जैसे ही वेट रिडक्शन शुरू होगी, हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये एक एडजंक्टिव ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हमें मेडिसिन्स भी लेनी पड़ती हैं, खाने वाली दवाइयाँ खानी पड़ती हैं ताकि हम हार्मोन्स को बैलेंस कर सकें। अच्छा, हार्मोन्स के जो चेंजेस जब ये शुरू होते हैं, ख़ासतौर पे छोटी उम्र की जो बच्चियाँ जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, प्यूबर्टी टाइम भी जब उनका होता है, जी जी, तो उस वक्त उनको कोई ऐसी चीज़ जो हमें नहीं खिलानी चाहिए, हमें परहेज़ करवानी चाहिए, या हम कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं, वो प्लीज़ हमें डिस्कस कर लें हमारे साथ। जी देखिए, हमेशा बच्चों को ना मॉडरेशन में फ़ूड दें। आजकल मैंने देखा है कि माएँ ठूसती हैं, फूड ठूसती है, बच्चे को जब तक भूख ना लगे उसे खाना ना दें। अच्छा। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड ना खिलाएं बच्चियों को, ख़ास तौर पे क्योंकि फ़ास्ट फूड में बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट होती है। तो जब बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट आप बार बार देते हैं तो अर्ली प्यूबर्टी होने के चांसेस भी हो जाते हैं। अर्ली प्यूबर्टी के साथ ये सारी चीज़ें जो है मिली हुई हैं, ओवरवेट के साथ, अर्ली प्यूबर्टी के साथ PCOS जुड़ा हुआ है बिल्कुल। तो इसलिए मॉडरेशन में ऑर्गेनिक फूड, घर का बना हुआ खाना, ये ज़रूर दें। दूसरा ये, जैसे मैंने आपको बताया कि प्यूबर्टी के 1-2 साल तक आप कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस को डायग्नोज नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन्स अप डाउन होते हैं, साइकिल्स इरेगुलर होते हैं। तो उस वक्त हम किसी को लेबल नहीं कर सकते कि अभी हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो इसे हम 2 से 3 साल का वेट करते हैं कि सिम्टम्स को देखते हैं और हार्मोन्स के ट्रेंड्स को देखते हैं। 3 साल के बाद जाके डायग्नोज होता है। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं कि वेट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, फ्रीज़ी ड्रिंक्स वगैरह और हाई कार्ब्स डाइट। अच्छा डॉक्टर कंसा, कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो, एक न्यूज़ की ब्रेक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, वरना मेरे जैसे कुछ कज़न्स हैं मेरी, मैं उनसे बहुत बड़ी हूँ और वो सिर्फ 15 साल की, मगर मेरे से देखने में भी ज़्यादा लंबी हैं, चौड़ी भी हैं, तंदुरुस्त भी हैं, और 15 साल की उम्र में मुझसे बड़ी लगती हैं। इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगी।